तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग खान को बचाने की खातिर किंग शुई ने हुआ तियांडो से पंगे लिए, साथ ही डीमन प्रिंस टियानचिंग ने भी उसे सपोर्ट किया था, मगर तियांडो ही इन दोनों पर भारी पड़ गया। वही दूसरी तरफ टाई सेक्ट के मास्टर फैंग खान को मारने की कोशिश करने लगे, तो फैंग खान ने अपनी सीनियर किंग शुई को हुआ तियांडो के साथ चल रही फाइट से आजाद करवाने के लिए इमॉर्टल मैंशन के बैरियर को पियर्स किया। यहाँ पर फैंग खान मौत के काफी करीब पहुंच चुका था, जिसके चलते ड्रैगन यान को भी अपीयर होना पड़ गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टाइयुआन इमॉर्टल मैंशन दिखाया गया, जहाँ पर फैंग खान की फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन फंस चुकी है। शाओलिंग तो होश में आते ही सरप्राइज होकर फैंग खान से पूछने लगी कि क्या हम लोग वाकई जिंदा बच गए, जिस पर फैंग खान कह रहा था कि हाँ, ये सब तो हमारी यान की मेहरबानी है, वरना मैंशन का बैरियर हमें मार ही देता। तभी यानो ने बता रहा था कि हमारा डॉमेन ड्रैगन पिक्चर भी डैमेज्ड हो गया, मगर इसके पास सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज होने की वजह से वो बच गया। खैर, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि अब हमारा राज कोई राज नहीं रहा। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी होंगी कि फैंग खान के पास डॉमेन ड्रैगन पिक्चर है। जो सुनकर तो शाओलिंग भी थोड़ी सी परेशान हो गई, लेकिन फैंग खान कह रहा था कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम लोगों की जान बच गई, यही हमारे लिए काफी होगा। खैर, अब हम टाइयुआन मैंशन में एंटर हो ही चुके हैं, तो क्यों ना इस मैंशन को एक्सप्लोर किया जाए। हो सकता है कि यहाँ हमें कुछ पावरफुल ट्रेजर मिल जाए। सो अभी तीनों भी उस कोल्ड्रन से बाहर आ जाते हैं। फैंग खान तो उस मैंशन को देख कर ही हैरान था। वो कहने लगा, अच्छा तो ये है बदनाम टाइयुआन इमॉर्टल मैंशन, ये जगह तो मुझे काफी ज्यादा खूबसूरत लगी। लेकिन उसकी सोच बाद में हड्डियों के ढेर देखते साथ ही बदल गई। वहाँ पर उसे एक हेवनली सोड भी मिली, लेकिन उसे हाथ लगाते साथ ही वो मिट्टी बन के नीचे गिर गई। सब यहाँ का खौफनाक नजारा देखने के बाद वो यान से कह रहा था कि इस मैंशन के बैरियर को पियर्स करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग आए वो ग्रेट एबिलिटीज वाले पावरफुल कल्टिवेटर्स होंगे, तो उनका ऐसा हशर कैसे हो गया। तो यान उसे बताने लगा कि मैंशन काफी ज्यादा रहस्यमयी है, यहाँ का टाइम बाहर की दुनिया के मुकाबले काफी धीरे गुजरता, यानी कि मॉर्टल वर्ल्ड का एक दिन इस मैंशन के 1 साल के बराबर होगा। जो सुनते साथ ही दोनों तो काफी ज्यादा शॉक हो गए। यान बता रहा था कि ये लोग इस मैंशन में कई सौ साल या फिर हजारों साल पहले आए होंगे, मेरे ख्याल से 10,000 साल तो गुजर ही गए। लेकिन ये सब सुनकर फैंग खान पैनिक नहीं बल्कि खुश हो गया। वो कह रहा था कि वाकई हेवंस तो मुझ पर मेहरबान है, हुआ तियांडो को हराने के लिए मेरे पास बस 10 सालों का वक्त था, जो कि मुझे नहीं लगता कि काफी होगा। लेकिन अगर मैं मॉर्टल वर्ल्ड के टाइम के मुताबिक यहाँ पर 1 साल भी रुका तो मेरे पास 3600 सालों का कल्टीवेशन हो सकता है। फिर तो हुआ तियांडो क्या बल्कि उसका बाप भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मगर तभी यान उसे बताता है कि इस जगह पर बहुत ही थिन स्पिरिचुअल पावर है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास एक लॉन्ग लाइफ स्पैन भी रहा तो भी जैसे ही तुम्हारी एलिक्सर पिल खत्म होगी, तुम्हारे पास अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिप्लेनिश करने का और कोई तरीका मौजूद ही नहीं होगा, और फिर तुम भी यहाँ मरे हुए लोगों की जैसे ही अपनी मौत का इंतजार करोगे। मगर फैंग खान हार नहीं मानता। वो कह रहा था कि मैं एक बार ट्राई करके ही देखना चाहता हूँ, क्या पता हमारा काम बन जाए। और फिर फैंग खान ने कल्टीवेशन शुरू किया। वो तुरंत ही नोटिस करता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी में जरा भी दम नहीं, तो उसने डिसाइड किया कि क्यों ना वो अपनी वर्ड ट्री का यूज करके यहाँ की इमॉर्टल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। और उसकी ये आइडिया काम कर गई। वर्ड ट्री के पास ऐसी एबिलिटीज थी जिसकी मदद से वो मैंशन में मौजूद इमॉर्टल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, और फिर उसी एनर्जी को स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट करके फैंग खान अपनी कल्टीवेशन को जारी रख पाएगा। ये सब देखकर तो यान भी थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गया। तब तक फैंग खान भी कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। वो यान से कहता है, मेरे भाई लगा ही नहीं था कि वर्ड ट्री हमारे इतने काम आएगी। जिस पर यान कहने लगा, हाँ ये एक अच्छी खबर है, भले यहाँ पर मॉर्टल रेल्म जितनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं, मगर तुम आसानी से कल्टीवेट कर पाओगे। और तभी उन्हें वहाँ पर एक रोशनी नजर आई। दरअसल ये लाइट एक कल्टीवेटर की बॉडी से रिलीज हो रही थी, जो कि अब एक स्केलेटन में बदल चुकी है। यान बताने लगा कि इसकी हड्डियां तो मानो किसी जेड जैसी चमक रही हो। और तभी शाओलिंग उस बंदी के पास मौजूद वर्मिलियन बैनर को चेक करती है। वो कह रही थी कि इस बैनर से ही पता चल रहा कि ये बंदी लिंगलोंग पैराडाइज की फायर क्लाउड फेरी होगी। वेल, फैंग खान को इस फेरी के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, तो
शाओलिंग उसे बताने लगी कि एक जमाने में फायर क्लाउड फेरी इन्हीं बैनर्स को लेकर दुनिया घूमने निकल पड़ी थी। वो सीधे नेदर वर्ल्ड में पहुंच गई, जहां पर उसने न जाने कितने ही सारे अर्थ डीमंस और असुरास का खात्मा किया। साथ ही इस बंदी ने डिवाइन पावर की 7वीं लेवल यानी कि गोल्डन रॉल्म को भी अचीव किया, जिसके चलते काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। इनफैक्ट हमारे डीमन क्लैंस के शैतान तो इसके नाम से ही कांपते थे। मगर बाद में अफवाह उड़ी कि फायर क्लाउड फेरी वर्ल्ड रॉल्म को एक्सप्लोर करने जा चुकी है। मगर ये किसे पता था कि टाइयुआन इमॉर्टल मैंशन में ही ये फेरी मारी गई। मेरे ख्याल से बाहर की दुनिया को अभी भी यही लगता होगा कि ये फेरी जिंदा है। जो सुनते साथ ही फैंगहान भी थोड़ा सा टेंस हो गया। वो कहता है कि एक गोल्डन कोर की मास्टर इस जगह पर मारी गई, ये तो बड़ी ही अफसोस की बात है। और तभी यान ने फैंगहान को बताया कि इसकी गोल्डन कोर तो अभी भी जिंदा है, इसलिए यान तुरंत ही उस कोर को निकाल चुका, जो कि हद से ज्यादा पावरफुल थी। सो अब उस कोर को चेक करने के बाद यान फैंगहान को बताने लगा कि इस गोल्डन कोर में 28 अलग अलग तरह की डिवाइन पावर्स हैं। सिर्फ लिंगलोंग पैराडाइज की मेजर पावर्स ही नहीं, बल्कि इसके पास तो टाइवी सेक की फ्लैश डिवाइन पावर भी है। यान तो इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। मगर वो फैंगहान को बताता है कि डिवाइन पावर की 5वीं लेवल यानी कि हेवन ह्यूमन रॉल्म पर जाने के बाद ही तुम इसे रिफाइन कर पाओगे। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें युवा सेक का टियानशिंग पीक दिखाया गया। ये वही जगह है जहाँ पर जस्टिस देकर पनिशमेंट सुनाई जाती थी, इसलिए किंगशुई भी अपनी शिकायत लेकर यहाँ पर पहुंच चुकी। वो मास्टर टियानशिंग को सब कुछ बता देती है कि कैसे हुआ तियांडो ने टाई सेक का साथ देकर फैंगहान को बुली किया और उसी की वजह से फैंगहान इस दुनिया के सबसे खतरनाक मैंशन में ट्रैप हो गया। वो कहते एल्डर टियानशिंग हमारा एक ट्रू डिसाइपल खो चुका है, तो प्लीज मुझे इंसाफ दीजिए। गाइस यहाँ पर हम एल्डर टियानशिंग को देख नहीं पाते क्योंकि वो एक लैंटर्न में बनी हुई स्पेस में रहा करते हैं। किंगशुई उनसे कह रही थी कि फैंगहान सिर्फ मेरा डिसाइपल ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली से भी ज्यादा बढ़कर था। जो सुनते साथ ही मास्टर टियानशिंग हुआ तियांडो से पूछते हैं कि बताओ क्या तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो। जिस पर हुआ तियांडो जवाब देते हुए कहने लगा कि वैसे तो मैं जूनियर सिस्टर किंगशुई के साथ कोई लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहता, लेकिन इसके हिसाब से फैंगहान एक अच्छा इंसान है। मगर किंगशुई की इस बात पर दूसरे लोग बिल्कुल भी अग्री नहीं। और इतना कहते साथ ही हुआ तियांडो ने अपने मोहरे बाहर निकाल लिए, जिसमें तो किंगशुई की छोटी बहन किंगवेई भी शामिल थी। हुआ तियांडो उससे कहने लगा कि किंगशुई तुम्हारी बड़ी बहन है, तो मेरे ख्याल से तुम अपनी सिस्टर के सामने बिल्कुल झूठ नहीं बोलोगी। तभी किंगवेई एल्डर टियानशिंग को बताने लगी कि फैंगहान डिमोनिक कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करता है, उसका नेचर पूरी तरह से करप्ट हो चुका। साथ ही वो किंगशुई को भी ज्ञान पेलने लगी। वो कह रही थी कि सिस्टर उस बंदे ने आपको उल्लू बनाया है, वो एक डीमन है, इसी वजह से तो उसने इतनी जल्दी कल्टीवेशन में एडवांस कर लिया। मेरे ख्याल से उसका कोई मास्टर होगा जिसने फैंगहान को डिमोनिक वेज सिखाई। और उतने में किंगशुई उसे गुस्से में पूछने लगी कि क्या तुम तमीज भूल चुकी हो, अपने सीनियर के सामने कैसी बात की जाए ये तुम्हें समझ नहीं आता। जो सुनते साथ ही किंगवेई तुरंत ही पीछे हट गई। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने लिटिल लवर शाओशान को भी इशारा कर रही थी। अब ये बंदा ठहरा अपनी गर्लफ्रेंड का गुलाम, तो वो भी एल्डर टियानशिंग के सामने काफी अच्छे से झूठ बोलने लगा। वो रोते हुए बता रहा था कि फैंगहान ने मेरे फादर का कत्ल करके 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन उनसे छीन ली, मेरे सिर से मेरे फादर का साया उठा दिया, तो मुझे प्लीज इंसाफ दीजिए। सो गाइस अगर आप इस सीरीज को पहले से ही फॉलो करते होंगे तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये लोग फैंगहान से कितना ज्यादा जलते थे। ये वो शैतानों की टीम है जो हमेशा फैंगहान को पनिश करवाना चाहते थे। सो अब ये सारी बातें सुनने के बाद बेचारे एल्डर टियानशिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बातों पर यकीन करे। और उतने में वहाँ पर एकदम कूल अंदाज में एंट्री हुई युवा सेक्ट के मास्टर की। सभी एल्डर्स और डिसाइपल तुरंत ही अपने सुप्रीम मास्टर के सामने रिस्पेक्ट पेश करते हैं। किंगवेई तो दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये बंदा इतना ज्यादा यंग कैसे है। मुझे तो लगा था कि हमारा सुप्रीम मास्टर कोई खूसट बुड्ढा होगा। और तभी सुप्रीम मास्टर इन लोगों को बताने लगे कि मेरी कल्टीवेशन टेक्निक अब पूरी हो चुकी, इसलिए सेक्लूजन में रुकना यानी कि समय की बर्बादी। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ आकर टियानशिंग की थोड़ी सी मदद की जाए। वेल इनका नाम है फेंग बायू और युवा सेक्ट में इनके ऊपर और कोई नहीं था। फेंग बायू कहने लगे कि हमारे युवा सेक्ट में जितने भी ट्रू डिसाइपल्स है हमने उन्हें चेरिश करना सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही डिसाइपल आगे चलकर हमारे सेक्ट का असली फाउंडेशन बनेंगे। तो बता तियांडो तुझे मेरी बात समझ आ गई। जो सुनते साथ ही तियांडो भी हेजिटेट होते हुए कहने लगा कि हाँ आपका डिसाइपल आपकी बात समझ गया, लेकिन तभी फेंग बाई उसे बीच में ही काटते हुए कहने लगे कि लेकिन कुछ नहीं, सेक्ट मास्टर का काम होता है अपने सेक्ट के ट्रू डिसाइपल्स का साथ देना, उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना, मगर तुम इसमें फेल हो गए। इतना ही नहीं तुम यहाँ पर झूठ बोलने के लिए नमूनों को भी लेकर आए हो, इसलिए अब मैं एक
इंपीरियल ऑर्डर देता हूँ कि इनर डिसाइपल शाओशी को सेक्ट की बदनामी और यहाँ की शांति भंग करने की वजह से युवा सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। जो सुनते साथ ही बेचारा शाओशी तो हैरान था और फिर एक गोल्डन शील्ड क्रिएट होकर उसे वहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है। और फेंग बायू यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने किंग वेई की घटिया बर्ताव की वजह से उसे एक इंसान से सीधे बिल्ली बनाने का फैसला लिया, और वो भी पूरे 1 साल के लिए। जो सुनते साथ ही वो बंदी जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो कह रही थी ना मुझे बिल्ली नहीं बनना, मगर यहाँ कौन ही उसकी सुनने वाला था। इतना ही नहीं, फेंग बायू ने ये नानशियान और जियांग कोंग को बताया कि तुमने फैंगहान पर अटैक करके बहुत बड़ी गद्दारी की, इसलिए तुम दोनों 3 सालों के लिए चूहे बनोगे। जो सुनकर तो दोनों काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो हुआ तियांडू के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि प्लीज हमें बचा लीजिए। फेंग बायू तो हुआ तियांडू का भी बाप है, तो भला तियांडू इसमें क्या ही कर सकता था, इसलिए वो गुस्से में जियांग कोंग को पीछे पुश कर देता है। जो देख नानशियान ने तो अपना सिर पटक पटक कर माफिया मांगना शुरू कर दी। दोस्तों वाकई चारों बंदों ने फैंगहान को हमेशा जलील किया था, इसीलिए इन्हें पनिश होता हुआ देखकर मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ। और अब फेंग बायू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन्हें चूहे और बिल्ली में बदल देते हैं, जिसके चलते वो तीनों जलील होने से बचने के लिए वहाँ से भाग निकले। फेंग बायू कह रहे थे कि शायद जानवर बनने के बाद ही इन तीनों को थोड़ी सी अकल आएगी। मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया ताकि उन्हें घायल किए बिना ही सबक मिल जाए, और अगर वो ये सब होने के बावजूद भी नहीं सुधरे तो मेरे ख्याल से उन्हें इसी फॉर्म में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। किंग शुई तो फेंग बायू के इस फैसले की वजह से काफी ज्यादा खुश हो गई। उसे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते, चाहे फिर वो उसकी छोटी सिस्टर ही क्यों ना हो। उतने में ही फेंग बायू कहने लगे कि फैंगहान अब ताइयुआन इमॉर्टल मैंशन में ट्रैप हो चुका, और पूरा शियान हुआंग ग्रेट वर्ल्ड अभी जानना चाहता है कि हमारा युवा सेक्ट इस मैटर को किस तरह से हैंडल करेगा। इसलिए मैं युवा का सुप्रीम सेक्ट मास्टर बस हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता। उतने में एल्डर यांगजी उनसे कहने लगे कि इमॉर्टल मैंशन पर बहुत ही भयानक रेस्ट्रिक्शन सेटअप हैं। 10 साल पहले लिंगलोंग इमॉर्टल का डिसाइपल भी वहाँ पर ट्रैप हुआ था, मगर वो फेरी अपनी डिसाइपल को रेस्क्यू करने में नाकाम हो गई। इनफैक्ट वो फेरी भी वहाँ से जैसे तैसे जिंदा बचकर भाग निकली। और आप तो हमारे सेक्ट मास्टर हो, भला हम आपको वहाँ कैसे जाने दे सकते। आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, तो प्लीज खुद की जान जोखिम में ना डाले। जिस पर फेंग बायू जवाब देते कि फैंगहान हमारे युवा सेक्ट का मेंबर है, वो हमारे लिए किसी ग्रेट फॉर्चून से कम नहीं होगा। साथ ही वो सबसे पावरफुल ट्रेजर को पजेस करता, तो मुझे नहीं लगता कि डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर अपने मास्टर को मरने देगा। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अपने डिसाइपल को रेस्क्यू करे। ये सब सुनकर मास्टर यांगजी दिल ही दिल में कहने लगा कि मेरे बेटे ने बताया था कि फैंगहान के पास एक डिमोनिक ट्रेजर है, मगर उस वक्त किसी ने उसकी बातों पर यकीन ही नहीं किया। और अभी लोग सब जानते हुए भी फैंगहान को बचाना चाहते। बेचारा मेरा बच्चा बेवजह उस प्रिजन में सजा काट रहा। और उतने में मास्टर टियांगोंग कहने लगा कि अगर फैंगहान के पास वाकई डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर है तो उसे बचाने की खातिर हमने अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ उस ड्रैगन पिक्चर में येलो स्प्रिंग वाटर जैसा अनमोल खजाना होगा। उसका यूज करने से हमारे सेक्ट में कभी किसी पिल की कमी महसूस नहीं होगी। वहीं पर दूसरा एल्डर बता रहा था कि सिर्फ सेक्रेड वाटर ही नहीं, बल्कि वो डायग्राम अंडरवर्ल्ड गेट की कई सारी डिवाइन पावर्स को पजेस करती है। सबसे खास है 5 एम्परर ग्रेट डीमन डिवाइन पावर, जो कि 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती। वेलिस मास्टर का नाम था एल्डर जिन। तभी टियानशिंग बताने लगे कि डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर की मदद से हम अंडरवर्ल्ड के ट्रेजरी गेट को ओपन कर पाएंगे। वो जगह तो अपॉर्चुनिटी से भरी होंगी। और सबसे आखिर में नाटे एल्डर भी अपनी राय देते हैं। वो कह रहे थे कि फैंगहान को बचाना यानी कि डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर को हासिल करना। अब एल्डर्स की ये सारी बातें किंग शुई को जरा भी पसंद नहीं आई, क्योंकि ये सभी लोग फैंगहान को अपने सेक्ट के फायदे के लिए बचाना चाहते थे। इसलिए वो तुरंत ही सेक्ट मास्टर से कहने लगी कि डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर फैंगहान का इमॉर्टल फेट है। उसकी तकदीर में वो ड्राइंग थी तो उसे वो मिल गई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप फैंगहान को रेस्क्यू करेंगे तब आप सीधे उसके ट्रेजर पर कब्जा ना करें। मैं चाहती हूँ कि पहला आप उससे उसका कंसेंट लेंगे। अगर वो अपना ट्रेजर हमारे साथ शेयर करने के लिए राजी हुआ तो ठीक, मगर उस पर जबरदस्ती करना सही नहीं होगा। उतने में हुआ तियांडू कहने लगा कि हम उस फैंगहान को उस जानलेवा मेंशन से बचा रहे हैं, यही उस पर हमारा बहुत बड़ा एहसान होगा। तो अगर हम अपनी सेक्ट
सेक्ट की भलाई के लिए उसके ट्रेजर का यूज करेंगे तो इसमें गलत क्या है? हम उसकी जान बचा रहे तो वो हमारा एहसान चुकाने के लिए इतना तो कर ही सकता है। वेल किंग शुई काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट बंदी थी, उसे ना ही पार्शियलिटी पसंद थी और ना ही मैनिपुलेशन। वो हुआती एंडो से कहने लगी कि तुम्हें भी तो इमॉर्टल सेंट पानो की लेगेसी हासिल हुई थी, तो फिर तुमने अपने ट्रेजर का यूज करके हमारी सेक्ट की भलाई क्यों नहीं की? अरे हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई थी, तुमने 1000 जियांजी ग्रेट पिल्स को रिफाइन करके रेडी रखा ताकि टाई सेक्ट को तोहफे में दे पाओ। लेकिन वो पिल्स तुम हमारे सेक्ट के डिसाइपल को भी दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने तो आज तक अपनी किसी लेगेसी का इस्तेमाल करके युवा सेक्ट की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया, तो फिर तुम फैंग खान के ट्रेजर के पीछे क्यों पड़े हो? सो गाइस, यहाँ पर किंग शुई ने इस बंदे को इतने अच्छे से अपने शिकंजे में लिया था कि हुआती एंडो अपने मुंह से एक भी लफ्ज बोल नहीं पाता। वहीं पर फेंग बाइयो भी समझ गए कि हुआती एंडो की तो बोलती बंद हो गई, तो कहती थी एंडो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें कुछ किस्से याद दिला दूं। कई सौ सालों पहले लिंगलोंग इमॉर्टल को एक डिमोनिक डाओ आर्टिफैक्ट हासिल हुआ था, तो उस वक्त टाई सेक्ट ने भी इस मैटर को बिल्कुल तुम्हारी तरीके से ही हैंडल किया। तुम्हें तो पता ही है कि उसका अंजाम क्या हुआ था, उस इमॉर्टल ने ताई सेक्ट को छोड़ दिया। तुम्हारे फेवरेट टाई सेक्ट को ना ही वो ट्रेजर मिला और ना ही वो डिसाइपल। खैर, तुम तो युवा सेक्ट के एक्टिंग सेक्ट मास्टर हो ना, तो तुमने ऐसे इंसिडेंट से सीख लेना चाहिए। और अब फैंग बाइयू सभी को बताने लगे कि फैंग खान हमारी युवा सेक्ट का ट्रू डिसाइपल है। अगर उसके पास वो डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर नहीं भी होता तो भी मैं उसे बचाने जरूर जाता। एज अ सेक्ट मास्टर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने डिसाइपल्स की रक्षा करूं। अगर फैंग खान अपने ट्रेजर का यूज करके हमारी सेक्ट की मदद करेगा तो हम भी उसे काफी अच्छा रिवॉर्ड देंगे, लेकिन ये उसने अपनी मर्जी से करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो खबरदार किसी ने उस पर जबरदस्ती की। जो सुनते साथ ही किंग शुई अपने सेक्ट लीडर के सामने सिर झुकाते हुए उनकी महानता और रहमदिली को अप्रिशिएट करती है। वो कहते हैं कि फैंग खान के पास डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर है, ये बात ऑलरेडी पूरी दुनिया में फैल चुकी, तो अब सेफ रहने के लिए हमने प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। तो इस तरह से किंग शुई ने सुप्रीम मास्टर की मदद से फैंग खान को हुआती एंडो के शिकंजे से एक बार फिर से बचा लिया। और अब सीन शिफ्ट होकर हम फैंग खान को देख पाते हैं, जो कि कल्टीवेट करते हुए अचानक से ही बाहर आ गया। यहाँ पर उसे बल्कि वो मीटिंग होता हुआ देखकर यान भी वहाँ पर पहुँच जाता है। फैंग खान उसे बता रहा था कि 1 साल पहले मैं ट्रूची रल्म के पिक पर पहुँच गया था, मगर इस साल इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं अभी तक चौथी लेवल इनियांग रल्म पर पहुंच नहीं पाया। जिस पर यान कह रहा था कि मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन येलो स्प्रिंग वाटर का ड्रैगन होने की वजह से मेरे पास इन्हें डिवाइन पावर्स हैं, जो कि तुम्हारे ब्रेक थ्रू कराने में जरा भी काम नहीं आएगी। तो यान को मायूस होता हुआ देख फैंग खान कह रहा था कोई बात नहीं, सबसे पहला जिस बंदे ने डाव कल्टीवेट किया होगा उसने भी खुद के ही बलबूते पर हेवन एंड अर्थ की मिस्ट्रीज को सुलझाया था। वैसे भी यहाँ आने के बाद मेरे पीछे और कोई टेंशन नहीं, तो इनियांग को समझने का इससे बेहतर मौका मिल ही नहीं सकता। और अब ऐसे ही इमॉर्टल मैंशन में इनके दिन गुजरते गए। यहाँ पर फैंग खान शाओलिंग को लेकर थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि वो एलिक्सर पिल्स पर ही सरवाइव कर रही थी, जो कि कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। तो फैंग खान ने उसे अपनी अज़ूर एम्परर वुड टेक्निक को कल्टीवेट करने की सलाह दी। अगर शाओलिंग ने ऐसा किया तो वो भी फैंग खान जैसी वर्ड ट्री की स्पिरिचुअल पावर से खुद को जिंदा रख पाएगी। तो शाओलिंग भी इसके लिए राजी हो गई। इसलिए फैंग खान ने अपने वर्ड ट्री का एक लीफ और साथ ही साथ अज़ूर एम्परर वुड टेक्निक को शाओलिंग की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। शाओलिंग को तो बस अब इस लीफ को रिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए वो भी फैंग खान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगी। लेकिन उतने में उन्हें वहाँ पर किसी की आवाज आती है, जिसे सुनते साथ ही यान भी थोड़ा सा सरप्राइज था। वो कहता है कि ये बंदा तो लॉन्गिविटी सीक्रेट रेल्म का मास्टर है, यानी कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होगा। तो फैंग खान तुरंत ही जाकर उस आवाज की दिशा में ग्रीट करने लगा। वो कहता है कि शायद सीनियर भी हमारे जैसे इस मेंशन में ट्रैप हो गए हैं, जिस पर वो मास्टर कह रहा था हाँ मैं इस गेट के पीछे सील्ड हूँ, काश मैं भी बाहर आकर तुम लोगों से मिल पाता। खैर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम्हारे पास इतना स्पेशल ट्रेजर है, मुझे लगा ही नहीं था कि इस लाइफ में मैं कभी वर्ड ट्री को देख पाऊंगा। मगर बच्चे मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अफसोस हो रहा। तो फैंग खान ने उस मास्टर से इसकी वजह पूछी, जिस पर वो कहने लगा कि तुम्हारे पास इस दुनिया का पावरफुल डिवाइन ट्री है, जिसके चलते तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट था, तुम एक इनविंसिबल बन सकते थे। मगर किस्मत का खेल तो देखो, तुम इस इमॉर्टल मैंशन में ही ट्रैप होकर
पर मारे जाओगे। जो सुनकर फैंखान पूछ रहा था कि सीनियर, क्या वाकई हम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे? जिस पर वो मास्टर कहने लगा, बच्चे अगर ये पॉसिबल होता तो बताओ, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर मिलता? जिस पर फैंखान कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। खैर, मुझे दोबारा से कल्टीवेशन शुरू करनी है। जो सुनते साथ ही वो मास्टर हंसने लगा। वो कह रहा था, बच्चे तुम आसानी से पैनिक नहीं होते, मुझे तो तुम्हारा ये अंदाज काफी ज्यादा पसंद आया। खैर, वैसे भी मैं यहाँ पर फ्री बैठा हूँ तो क्यों ना कल्टीवेशन में तुम्हारी मदद करूँ। और अब उस मास्टर ने तुरंत ही वहाँ पर एक बहुत ही भयानक सोड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। वो मास्टर बता रहा था कि इन यांग रन पर पहुँचने के लिए तुम्हें बहुत ही पावरफुल फोर्स की जरूरत होगी जो कि हेवनली शैकल्स को ब्रेक कर सके। तो इस काम में मेरी ये तलवार तुम्हारी मदद करेगी। और तभी एक जायंट सोड सीधे फैंखान पर स्ट्राइक्स हिट करने लगी। वेल, ये सोड बस उसकी शैकल्स को ब्रेक करने में उसकी मदद कर रही थी ताकि फैंखान अगली राउंड पर ब्रेक थ्रू कर सके। यहाँ पर हम उस हेवनली सोड की पावरफुल एनर्जी को विटनेस कर पाते हैं जो कि फैंखान की बॉडी को चारों ओर से घेर चुकी और उसी सोड ने यिन यांग को सेपरेट कर दिया। ये फैंखान के लिए ग्रेट हेल्प साबित हुई। फैंखान उस सोड से कह रहा था कि मुझ पर स्ट्राइक करो तो वो सोड भी उस पर अटैक कर देती है। साथ ही यहाँ पर फैंखान ने अपनी अजूर एम्परर वुड एनर्जी को भी रिलीज कर दिया जो कि उस सोड के साथ मिलकर फैंखान की शैकल्स को ब्रेक कर चुकी। और इस तरह से हमारा हीरो डिवाइन पावर की चौथी लेवल यानी कि यिन यांग realm पर ब्रेक थ्रू कर चुका। जो देखते साथ ही शाओलिंग के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब फैंखान अपनी कल्टीवेशन से बाहर आकर पावर्स को चेक करने लगा। वो इस वुड एनर्जी से परिंदे, स्पिरिचुअल बीस्ट, यहाँ तक कि पावरफुल पाइथन को भी बना पा रहा था। फैंखान भी अपनी इस प्रोग्रेस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।